नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। हम लोग आप जानते हैं कि इस समय पब्लिक स्पीकिंग के इस ऑनलाइन कोर्स के सेकेंड मॉड्यूल में है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने फर्स्ट मॉड्यूल को देखा है और उसकी एक्सरसाइजेस को आपने अटेम्प्ट किया है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी, फर्स्ट मॉड्यूल जो था, उसमें हम लोगों ने सामान्य बातचीत यह है कि पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है, उससे क्या लाभ होता है, लेकिन उसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण चीज जिस पर हमने चर्चा की थी वो थी आपके फियर्स। पब्लिक स्पीकिंग से आपके डर किन चीजों को लेकर है। एक जो डर को लेकर हमारी चर्चा थी, उसी से अब हम दूसरे मॉड्यूल की तरफ बढ़े हैं और इस मॉड्यूल में हम जो चीज करने वाले हैं, पूरे के पूरे मॉड्यूल जिसके कि 3 प्रमुख हिस्से होने वाले हैं, इसमें हम ये समझेंगे कि अपने ऑडियंस को, अपने श्रोता को कैसे समझना होता है और कैसे फिर आपकी पब्लिक स्पीकिंग इन ऑडियंस की समझ, आप ऑडियंस को कैसे समझे हैं, उसका इस्तेमाल करती है। फिर से वापस जाइए पिछले मॉड्यूल में जब हमने चर्चा की थी फियर्स, उस समय आप पाएंगे कि आपके तीनों तरह के डर, तीनों तरह के भय दरअसल ऑडियंस से जुड़े हुए थे। आप डर अपने आप से नहीं रहे थे, यहां तक कि आप कंटेंट से भी नहीं डर रहे थे। आपका डर यह था कि ऑडियंस आपको जज करेंगे, ऑडियंस आप पर हंसेंगे, या फिर आपका डर यह था कि आप बातचीत भूल जाएंगे, आप अपने संदेश को ही भूल जाएंगे, आप अपनी स्पीच को भूल जाएंगे और परिणामतः ऑडियंस फिर आप पर वैसे रिएक्ट करेंगे जैसा आप नहीं चाहते। तो कुल मिलाकर किसी भी वक्ता की, किसी भी पब्लिक स्पीकर की जो मुख्य चिंता होती है वो ऑडियंस होती है। इसका मतलब एक अच्छा पब्लिक स्पीकर वह है जिसे अपने ऑडियंस की समझ है, जिसे अपने ऑडियंस को टारगेट करना आता है, जिसे अपने ऑडियंस की जो जरूरतें हैं उनकी जानकारी है और फिर वह उसके अनुसार अपने संदेश को, अपने वक्तव्य को, अपनी बातचीत को ऑडियंस के लिहाज से बदलता है। तो हम इस जो मॉड्यूल है जिसके 3 कुल मिलाकर हिस्से हैं, इसमें हम ऑडियंस को समझना ही सिखाएंगे। सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि आपको ये बात बहुत गंभीरता से समझनी है कि कोई भी अच्छा वक्ता तब तक अच्छा वक्ता नहीं हो सकता जब तक कि उसका इमीडिएट ऑडियंस जो है, जो उसके सामने उसका प्रमुख श्रोता समुदाय है, वह उसे अच्छा वक्ता न माने। ऐसे अच्छा वक्ता होने का कोई औचित्य नहीं है कि जो ऑडियंस इमीडिएटली आपके सामने है वो तो ना आपको समझ पा रहा है, ना आपके साथ कनेक्ट हो पा रहा है, ना आपको अच्छा वक्ता मान रहा है, लेकिन कहीं और उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा, उनसे ज्यादा समझदार, उनसे ज्यादा पहचान वाला कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति आपको एक अच्छा वक्ता मानते हो। देयर इज नो पॉइंट। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप अपने मोहल्ले की मंदिर सुधार समिति में भाषण दे रहे हैं या आप एक बहुत एनलाइटेंड, बहुत ही समझदार किस्म के समूह को संबोधित कर रहे हैं। जिस समय आप जिस समूह को संबोधित कर रहे हैं, आपके पास वह क्षमता होनी चाहिए कि आप अपने वक्तव्य को उसके हिसाब से टारगेट कर सकें। तो इस मॉड्यूल में इसलिए सबसे पहली जरूरत, सबसे पहली चीज एक अच्छे वक्ता होने की, जो कि मेरे हिसाब से आपको सारे जीवन काम आने वाली है, वह यह है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को, आप अपने लक्ष्य श्रोता समूह को पहचाने और उनकी जरूरतों के विषय में जाने। मेरे पास अक्सर ऐसे अवसर होते हैं, ऐसे इन्विटेशंस मिलते हैं जिनमें मुझे कैंपसेस में इनवाइट किया जाता है। उन कैंपसेस में यंगस्टर्स, जो सामान्यतः अंडरग्रेड के विद्यार्थी या पीजी और रिसर्च के विद्यार्थी मेरे ऑडियंस होते हैं, और इन ऑडियंस की संख्या कभी 200 होगी, कभी 500 होगी, कभी 1000 होगी। इसलिए जब मैं कैंपस पहुंचता हूं, और जब कैंपस में सामान्यतः आप समझ सकते हैं कि कोई आपकी रिसेप्शन कमेटी होगी, कुछ 4 विद्यार्थी होंगे जिनकी जिम्मेदारी होगी वो गेस्ट को लेकर आएंगे, तो वो मेरे साथ आते हैं। और इस सारी यात्रा में, उनके साथ रहने में, मैं लगातार अपने ऑडियंस को रिसर्च करता हूं। मैं उन विद्यार्थियों से मसलन जानने की कोशिश करता हूं
कि आपके कैंपस के हैंगआउट प्लेसेस कौन से हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि वे किन चीजों पर आमतौर पर बातचीत करते हैं, कैंपस की कौन सी बातें उन्हें पसंद है, कौन सी बातें नहीं पसंद है, कैंपस के लोकल लेजेंड्स क्या हैं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए फिर बाद में मैं इन्हीं जानकारियों का इस्तेमाल करता हूं। अगर आप एक एनआईटी कैंपस में हैं, मसलन मैं एनआईटी कर्नाटक के कैंपस में था, और जहां पर विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या यह थी कि वहां पर 80% अटेंडेंस का नियम। इसलिए जब मैं अपने इन विद्यार्थियों को मुख्य कार्यक्रम में संबोधित कर रहा था, then I made it a point कि मैं उनकी इस चिंता को हास्य परिहास में या गंभीरता से मेंशन जरूर कर दूं। And the moment I mentioned it, the entire audience felt connected. तो इसका मतलब है कि अगर आप अपने ऑडियंस को बेहतर जानेंगे, उन्हें बेहतर पहचानेंगे, तो स्वाभाविक है कि आपका जो वक्तव्य होगा वह उन ऑडियंस की उन समस्याओं, उन बातचीत, उन रुचियों, उनके तरीकों के साथ जुड़ा होगा जो वे महसूस करते हैं, और इसलिए आपका जो वक्तव्य होगा वह उससे वह कनेक्ट महसूस कर पाएंगे। अब सवाल यह है कि जब आप ऑडियंस के सामने जाने वाले हैं तो उससे पहले आपको क्या क्या करना चाहिए कि आप अपने ऑडियंस को पहचान सकें, अपने टारगेट ऑडियंस की क्या जरूरत है उन्हें देख सकें। एक तरीका तो मैंने ये बताया कि ऑडियंस के बारे में पता कीजिए, उनका जो प्रतिनिधि आपके पास है उसके साथ बातचीत कीजिए, अक्कड़ में मत रहिए। दूसरा, यह भी महत्वपूर्ण है कि अपने ऑडियंस को मोनोलिथिक मत मानिए। डोंट एक्सपेक्ट द एंटायर ऑडियंस टू फील द सेम वे, इट विल नेवर बी। आपके सामने जो श्रोता समुदाय है, समूह है, वो कोई एक सिंगल अकेला पत्थर नहीं है, पाषाण नहीं है, वे मनुष्य हैं। इसलिए उनमें एक तरह की डाइवर्सिटी, वेरिएशन दिखाई देगा, और इस अलग अलग छोटे छोटे समूहों के आपसी रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए चाहे आप 10 लोगों को संबोधित कर रहे हो या 1000 लोगों को संबोधित कर रहे हो, आपको यह बात ध्यान रखनी है कि चाहे वे 10 ही लोग हैं तब भी वे 10 मनुष्य हैं। जब वो 1000 लोग हैं वो 1000 मनुष्य हैं। इसलिए आपको वे तरीके खोजने पड़ते हैं जिन तरीकों से आप इन विशेष समूहों को अलग अलग या एक साथ संबोधित कर सकें। इसलिए प्लीज अपने ऑडियंस को पहचानिए, यह बेहद महत्वपूर्ण है।